Good evening. Under the gravity of Earth. This means its acceleration increased by 8 meters per second square. And when a body vertically upwards, then it is retarded. A retardation of
120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा खत्म हो गया जी, फ्री फॉल खत्म हो गया। जितने भी बताने लायक चीजें थी फ्री फॉल में वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फ्री फॉल। तो इधर सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि फ्री फॉल जो है वो है क्या, कहेंगे किसे। तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन के बारे में। तो आपको क्या बताया था कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसे गिराया जाता है ऊपर से, किसी बिल्डिंग के ऊपर से ऐसे गिराया जाता है, चाहे हेलीकॉप्टर पर से ऐसे गिराया जाता है, चाहे किसी भी चीज के ऊपर से ऐसे नीचे की ओर गिराया जाता है, और जब वो गिर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही उसे अपनी तरफ खींचे, यानी कि फोर्स लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी हो, इसके अलावा कोई दूसरा ना हो, तो हम फ्री फॉल कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। समझे? पृथ्वी के अलावा कोई भी ना हो। देखिए क्या लिखा है, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, यानी कि जब भी कोई बॉडी नीचे की ओर गिर रही है, अंडर द ग्रेविटी ऑफ आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के गुरुत्व के अंदर। समझे? सरफेस पर, जमीन पर, एंड और देयर इज नो एनी टाइप ऑफ, और वहां पे किसी भी प्रकार का ना हो, क्या ना हो, तो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी फोर्स, यानी कि पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा ना लगा रहा हो। ठीक है। ब्रैकेट में लिखे हैं एयर, यानी कि एयर भी रोकने वाला ना हो। समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हवा है, और अगर हम किसी भी चीज को, जैसे छोटा सा पेज का टुकड़ा लो, है आपके पास, बर्बाद नहीं करेगा, फाड़ेगा नहीं। देखिए जैसे सपोज दैट ये हमारा पेज का टुकड़ा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं उसको, अब शक्तिमान तो नहीं है कि ये फूक मार के उड़ा देंगे, है कि नहीं, लेकिन जैसे ही ये नीचे की ओर गिरेगी और हम ऐसे फूक मारेंगे तो ये डेविएट किया ना, है कि नहीं, यानी कि कुछ समय तक लगी इसको रोकने वाला हवा रोका, है कि नहीं। जैसे सपोज दैट ये पेज है, अगर नीचे एक बहुत ही ज्यादा तेज हाई प्रेशर से हवा निकलता है ना किसी वैक्यूम पंप के थ्रू, समझे, तो उसके थ्रू अगर हवा को मारे तो ये हवा में रहेगी ना जी, है कि नहीं। यदि 10 लड़के नीचे से इसको ऐसे करोगे तो ये ऊपर की ओर रहेगी ना, है कि नहीं। तो हवा भी रोकने वाला ना हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी ही बल लगा रहा हो, तब फ्री फॉल कहेंगे। तब क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। और ऐसा कोई भी बॉडी जो गिर रहा है इस अवस्था में, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है, तो यही है, फ्री फॉल ही है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्री फॉल को ही कहा गया, और फ्री फॉल के कंडीशन में जो कोई भी बॉडी गिर रहा है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाता है। मतलब कंफ्यूज हो गए बढ़िया से समझाने के चक्कर में, आइए समझते हैं। तो देखिए फ्रीली फॉलिंग का मतलब हुआ कि बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के बल के कारण नीचे की ओर गिर रहा है, कोई भी नहीं लगा रहा होगा फोर्स, दूसरा कोई भी नहीं, हवा भी नहीं होगा रोकने वाला, जीरो एक्सटर्नल फोर्स। समझे? तो फ्री फॉल का क्या कहना है, इसका डिफिनेशन क्या बताया, यही चीज तो बताया, है कि नहीं। तो फ्रीली फॉलिंग का बॉडी मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी जो है वो फ्री फॉल में गिर रहा है कि नहीं। तो जो कोई भी बॉडी फ्री फॉल की अवस्था में गिरता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी खींच रहा है, तो वैसे बॉडी को क्या कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब पृथ्वी किसी भी चीज को नीचे की ओर खींचती है तो कितना लगाती है एक्सेलरेशन, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे? इतना के एक्सेलरेशन से वो पृथ्वी जो है वो खींचती है। समझे? अगर नीचे की ओर ऐसे गिरेगी तो इतना के एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट्स कर जाएगा, यानी कि बार बार उसका स्पीड जो है वो बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा उसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा, है कि नहीं। नहीं देखते हो कि कोई भी चीज जब गिराते हो तो यहां से धीरे धीरे गिरता है, फिर जैसे ही एकदम नीचे नीचे आता है स्पीड जो है वो उस बॉडी को क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं।
ये सब चीजें जो है वो याद रखिएगा, समझे। लेकिन किसी भी बॉडी को अगर नीचे से ऊपर की ओर ऐसे फेंकें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं पता चल रहा होगा, पहला चैप्टर मोशन पढ़े होंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है सबको पता है कि नहीं। अगर नहीं पता तो आप ये मान के चलिए कि वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से घट रहा है। बोल सकते हैं समझने के लिए, एक्चुअली है दोनों में अंतर, v माइनस u अपन में 3 है, ये बराबर है कि नहीं। तो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से मतलब घट रहा होता है स्पीड, समझे। तभी तो वो जाकर के रुक जाता है और फिर नीचे की ओर गिरता है कि नहीं। किसी भी, देखो इसको ऊपर की ओर फेंके तो जैसे ही ऊपर की ओर फेंक दिया ना किसी चीज को, तो इसका स्पीड जो है वो लगातार घटने लगा इतना के हिसाब से, समझे। लेकिन जैसे यहां से नीचे की ओर गिरा है ना, तो इसका स्पीड जो है ना वो इतना के हिसाब से 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से बढ़ने लगा, नीचे गिराया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, समझे। ठीक है, क्लियर है जी। चलो क्लियर है। तो ये फ्रीली फॉलिंग का कंडीशन था, फ्री फॉल में इतना ही, और पीछे जो हिस्ट्री बताए प्रीवियस क्लासेस में उसको याद रखिएगा, फिर फ्री फॉल खत्म हो जाता है। बस इतना ही है फ्री फॉल में जानना, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अब हमने आपको ये पढ़ाया कि कोई भी जो है वो गिरता है अंडर द ग्रेविटी ऑफ आवर अर्थ, अंडर द ग्रेविटी ऑफ आवर अर्थ, है कि नहीं। तो जब ग्रेविटी के अंदर गिरता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, किसके द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, समझे। तो आप ये समझना चाहिए, ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि एक्सेलरेशन लिखेगा नहीं कोई, इधर देखेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी क्या है बता दिए हैं, समझे। ठीक है, आप एक लाइन में जाना, पृथ्वी खींच रहा है वहीं ग्रेविटी है, समझ गया, बल लगाया जा रहा है। तो क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि पृथ्वी ने खींचा और आपने देखा कि 9.8 मीटर पर सेकंड के पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से क्या हुआ, स्पीड जो है वो बढ़ने लगा, कोई भी चीज गिरा तो, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ उस बॉडी के अंदर किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो अब हमारा टॉपिक ही आ गया, यहां से उठ करके यहां आ गया, है कि नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा नया टॉपिक का नाम है, समझ में आ गया। अब ये खत्म हो गया, अब ये नया टॉपिक शुरू होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा, समझे। इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर हो गया तो मिटा दें, लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। इतना में किसी को कुछ पूछना है तो बोलो भाई, इन्हें कि मिटा दें, उसके बाद में सोचता ही रह जाएगा, है कि नहीं। बोलो, कहीं भी कुछ भी लग रहा होगा तो तुरंत पूछ लें। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, हर बार बढ़ते जाएगा, ऊपर भी था ना तब बढ़ते जाएगा, लेकिन यहां से गिरने में टाइम लगा ना, तो बढ़ेगा कैसे नहीं, लगातार ना बढ़ रहा है। तो जब तक ही हवा में जब तक ही टच ना कर देता है ग्राउंड को, जब तक भी बढ़ता ही रहेगा। और कुछ बोलना चाह रहा है, लगता है कुछ बोलना चाह रहा था, बोलो जल्दी भाई, है कि नहीं। कोई ऑब्जेक्ट बड़का हो रहा है चाहे छोटा रहे, उससे मतलब नहीं है, सबका स्पीड उतना ही से गिरेगा तब बढ़ेगा, और सबका स्पीड उतना ही से घटेगा, समझे। अब क्लियर है ना। यही का पूछना चाहता कि ऐसे का है। पिछला क्लास में एक्सप्लेन तो किए थे फ्री फॉल, कि उससे नहीं लेना देना है मास से, भूल गए, लेक्चर जाके देखिए यूट्यूब पे। अब आप देखते तो नहीं होंगे, सोचते होंगे चलो यहीं पे काम हो ही गया था। अभी अवेलेबल है, व्हाट्सएप से जब जोड़ेंगे ना तो खत्म कर देंगे। हाँ सब है, नहीं अपलोड किए हैं, टाइमिंग मतलब टाइमर का लग गया।
गाया नहीं, मेरे में तो दिखा रहा है, हो सकता है पब्लिक ना है कहाँ। अब देखेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When a body falls towards the surface of earth, then this is called acceleration due to gravity, or when an acceleration produced in a body due to the gravity of earth is called acceleration due to gravity. Due to gravity is denoted by a small g. The value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. meter per second square. The SI unit of acceleration due to gravity is meter per second square, or meter second inverse square 2. The formula for calculating
for calculating acceleration due to gravity is that is a बराबर m यहाँ पे m बाई आर स्क्वायर ही सिर्फ m समझे जी, m बाई आर स्क्वायर। चलिए, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म होता है। क्या होता है? खत्म होता है। समझे? समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? आइए समझते हैं। Acceleration due to gravity. If someone may ask you what is the definitions of the acceleration due to gravity, then what will you say? अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप उससे कहिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। किसके कारण? पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसे ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं पता चल रहा है तो आप ये जानिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पीड आया, जो वेलोसिटी आया, यानी कि जो गति आया, किसके कारण? इस पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण, यानी कि पृथ्वी के बल के कारण, उसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है? समझ गए? एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी है, स्पीड है, गति है। इतना बोलकर समझ सकते हैं, है कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझे? तो ये होता है। तो उसको पहला चैप्टर याद रखिएगा, तब ये समझ में आएगा। तो इधर देखिए, तो ये डिफिनेशन खत्म हो गया। जो हमने एक लाइन में लिखा है वो हमने बोल दिया। हमने ये दो अलग अलग लिखा है, जो पसंद है वो कहिए। हमने पहला लिखा है कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई भी बॉडी जो पृथ्वी के सरफेस के पास गिर रहा है, देन तब दिस इज कॉल्ड, तब इसी को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक लाइन का डिफिनेशन खत्म हो गया। ठीक है? दूसरा लिखा है कि व्हेन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, व्हेन एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन यानी कि जब, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, प्रोड्यूस्ड यानी कि पैदा होगा, इन किस में होगा? तो कोई भी बॉडी में, समझे, कोई भी वस्तु में होगा। ड्यू टू किसके कारण होगा? तो ग्रेविटी के कारण होगा, यानी कि गुरुत्व के कारण होगा। किसका? तो पृथ्वी के गुरुत्व। समझे? तो इज कॉल्ड, तो वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। समझे? तो यही होता है, यानी कि गुरुत्व के कारण त्वरण, हिंदी में ये बोलते हैं। ठीक है? अगला लिखा है हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बातें करते हुए कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई द सिंबल जी। ABCD वाला जो है ना जी, वही है ये स्मॉल जी। समझे? और ये कुछ भी खास नहीं है, कोई स्पेशल प्रकार का ये सिंबल नहीं है। ठीक है? चलो ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम इसको याद कर लेना। ठीक है? क्लियर है ना? चलो क्लियर है जी। लेकिन कोई ना पूछ देना कि काहे होता है,
कि कोई पूछ दिया? अच्छा पूछ दिया। देखिए आगे वाला बात को पीछे पूछते हैं तो फिर तकलीफ होता है बताने में, है कि नहीं? नहीं समझे? तो इसको बताएंगे कि काहे आ गया ये भी बताएंगे, और कैसे आया वो बताएंगे। कैसे आया ये बता दिए तो काहे आया ये भी पता चल जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये बताना है, बताएंगे यहाँ आगे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस स्मॉल जी, ये ए कैसे लिखा गया, यहाँ पे जी होगा स्मॉल जी बराबर, समझे? तो ये स्मॉल जी जो है क्या बोलते हैं इसको, वो 9.8 कैसे आ गया वो आपको बताना है, समझ गया? और हमने लिखा है कि स्मॉल जी का जो एस यूनिट है वो क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्मॉल जी को निकालने का फार्मूला क्या है, तो यही है। फार्मूला क्या है, तो ये है, समझे? तो आप कोई लड़का पूछा कि कहां से आ गया पूछ दिया कहा फार्मूला है, जान लो क्या करो, इसी से काम चला लेकर, नहीं तो लेकिन आप तो मानेगा नहीं, है कि नहीं? क्योंकि देखिए मनुष्य जो है वो बंदर के प्रजाति से ही है। उसका सबूत क्या है, आप बंदर को जितना रोकेगा उतना ही उस चीज का करेगा, है कि नहीं? आपको हम कहे कि नहीं पूछिए, आप कहिए कि और पूछे, है कि नहीं? अब आप कहे कि सर हमको बंदर बोल दिया सर, तो हमको आदमी नहीं है, तो हम भी तो बंदर से ही है कि नहीं? नहीं समझे? तो पढ़े लिखे व्यक्ति है कोई भी कुछ ही बोल देता, चुप चुप रहता, ठीक है भाई हम भी बंदर से, तुम भी हो, सब है, आओ चलो बंदरों वाला काम करें, है कि नहीं? तो ये कैसे आया, ये फार्मूला कैसे आया, अब मैं ये बताना चाहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, क्लियर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी था, समझे? अब हमारा टॉपिक है कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मिटा देना, आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, ठीक? अब इसको क्या हो गया, ये भी धोखा दे देता है, क्या निकलेगा? इंतजार करवाता नहीं। ठीक है, okay, now let us talk about that. Calculation of acceleration due to gravity. अब इस फॉर्मूला को हम लोग पता करने जा रहे हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन हो रहा है, यानी कि स्मॉल जी का फॉर्मूला को हम लोग पता लगा रहे हैं
कि कहाँ से आ गया स्मॉल जी का फॉर्मूला, m/r² कैसे आ गया, समझे है कि नहीं। तो आइए चलिए जानते हैं। तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ, आपको पता है कुछ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, हमने आपको फॉर्मूला बताया था F = G × m1m2/r², समझे, ये हमने आपको फार्मूला बताया था। क्लियर है जी। अगर इसको हम इक्वेशन 1 कहें, ठीक है, तो अब हमारे पास लिखेंगे नाउ वी हैव, हमारे पास कुछ है, क्या है, तो वी हैव, तो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समझे। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ यानी कि दूसरा नियम के आधार पर क्या कहना है उसका, तो F = ma, ये है न्यूटन्स का दूसरा नियम के हिसाब से हमें एक फार्मूला मिलता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए, है कि नहीं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसे कहा गया, न्यूटन के तीनों नियम का, ठीक है। तो न्यूटन्स के दूसरा नियम से ये हमें फार्मूला मिलता है, समझे। F = ma, F क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन है ठीक है। तो इस फार्मूला चूंकि हमें मिल गया, तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा, F/m, ये लिख दिया था, कोई दिक्कत है, नो सर। अब लिखेंगे हेयर पुटिंग द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम लोग पाएंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन का इस्तेमाल करके, फ्रॉम इक्वेशन यानी कि पहला इक्वेशन से, या फिर बाय यूजिंग इक्वेशन 1 यानी कि इस्तेमाल करके, जो लिखना सब सही है, यहाँ पे फ्रॉम भी सही है, यूजिंग भी सही है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे जी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो a बराबर f के जगह पर ही पूरा लिख देंगे, m1 m2 बाई r है तो r² ही दे देते हैं, ठीक है। और ये नीचे बाटा में m है ना, तो m भी लिखेंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे, m भी लिखेंगे, समझे। चूंकि इसके पास 2 अलग अलग मास था जी, इसीलिए हमने m1 कहा और m2 कहा, समझे। लेकिन इसके पास एक गो है, तो हम लोग मान के चलते हैं, मास को m1 यहां पे बोल सकते हैं, मर्जी है हमारा, है कि नहीं, मानने के लिए तो कुछ ही मान सकते हैं, कौवा भी मान सकते हैं, है कि नहीं। आप जैसे सपोज दैट कोई 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि ये दोनों का मास कितना है, तो एक का मास मान लेते हैं m1 और दूसरा का मास मान लेते हैं m2, ठीक है, समझे, क्लियर। हम ये भी तो कर सकते हैं कि ये के मास m है और ये के मास m1 है कि नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे m1 m2 माने हैं और कुछ नहीं है, तो नीचे बट्टा में एक है ना जी, तो जब इसको सरियाएंगे तो a बराबर G × m1 m2 बाई क्या हो जाएगा, तो r² × m हो जाएगा, है कि नहीं। तो m के जगह पर अगर m1 मानेंगे तो एक तो कटेगा, इसी को काटिए, लेकिन एक तो कटेगी ही कटेगी, समझे। लेकिन कोई लड़का ये नहीं सोचेगा सर ये m1 है, ये m2 है और ये m है, तो m1 को m से कैसे काट दिए, तो माने हैं ना जी, क्या किए हैं, माने हैं ना कि m1 है। आप भी यही मान लीजिए कि ये भी m1 ही है कि नहीं, तब तो ये कटेगा, है कि नहीं,
समझे। तो ए वो m1 m1 कैंसिल हो गया, तो बचा कुचा क्या रहा, तो a बराबर हमारा क्या हो गया, तो g इंटू m2। तो अब जब 2 गो 3 गो मास है या नहीं है तो कोची लगे अलग अलग करना, सिर्फ और सिर्फ m लिख देते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो नीचे और बॉटम है आर स्क्वायर बच गया, तो आर स्क्वायर कर दिए, है कि नहीं। अब इधर देखिए मेरे पास नीचे जगह ना है, आप नीचे ही लिखिए, हम यहां से शुरू करना चाहेंगे। तो इधर देखिए अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, ये g है तो ये g ही रह जाएगा, है कि नहीं। और ये m है तो मास को m से डिनोट किया है, हम चाहे तो कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं कि नहीं, और डिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट किए हैं, मेरा मन है तो कैपिटल R से भी डिनोट करते हैं, है कि नहीं, समझे। तो ये हमने कुछ किया, ठीक है। अब यहाँ पे a जो है वो a किसके कारण पैदा हो रहा है, ये a जो डिनोट किए हैं वो नॉर्मल एक्सेलरेशन को, लिखिएगा नहीं, नॉर्मल एक्सेलरेशन को, अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन रहता, अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन रहती तो हम इसको a से डिनोट करते, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन को a से ही डिनोट किया जाता है, पहला चैप्टर, तुम तीनों पहला चैप्टर एक्सेलरेशन, है कि नहीं, a से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो ग्रेविटी के कारण हुई है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन पैदा होती है तो उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, है कि नहीं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को a से नहीं डिनोट करते हैं, स्मॉल g से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला जो a है ना वो g में बदल जाएगा, स्मॉल g में। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन रहता तो a से लिखते, लेकिन अब ग्रेविटी के कारण हुआ है तो फिर है दोनों एक्सेलरेशन है, लेकिन जब स्मॉल g दे दिए तब पता चलता है कि पृथ्वी के कारण हो रहा है कि नहीं, समझे, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, तो इधर ऐसे नहीं लिख लेना जैसे तैसे, बढ़िया से हम लिखाते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे लिखेंगे हेयर द एक्सेलरेशन produced in the body is due to the gravity of earth. so अब लिखेंगे g बराबर प्रूफ हो गया जी, समझे। वो फार्मूला कहाँ से हमने निकाला, तो उस फार्मूला को हमने यहीं से निकाला है, समझे। वो फार्मूला कहाँ से निकला, तो यहाँ से निकला है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, और हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आप चांद का कहिए तो चांद का ग्रेविटेशन निकालेंगे, जो पिछले क्लास में एक लड़का पूछा था कि चांद का कितना होगा सर, है कि नहीं। तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, जिसको चाहते हैं कि खत्म हो जाए, बस नाम लेना है और नाम लेकर के हाथ से ऐसे कर देना है, अपने से चला जाएगा ब्रह्मास्त्र, है कि नहीं। तो आपके पास ये फार्मूला आ गया, अब आप जिसका चाहें उसका निकालिए। मंगल ग्रह का निकालना है निकाल लो, है कि नहीं। सैटर्न का निकालना है सैटर्न का निकलेगा, पृथ्वी का निकालना है पृथ्वी का निकलेगा, है कि नहीं। अब कोई पूछे कि कैसे निकाल देंगे, ऐसे ही बोल दिए फार्मूला से निकाल लेंगे हमको तो पता नहीं चल रहा है कि नहीं। तो बहुत आसान है समझना, है कि नहीं। तो देखिए ये फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब यहाँ तक में अभी सब कुछ एकदम लेटेस्ट है, ताज़ा लिखा हुआ, कुछ भी नहीं मिटा रहे, कहीं पे भी कोई अटक गया तो बोलेगा, है कि नहीं। ऐसा ना सोचेगा कि बाद में वीडियो जाके देख लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि आप देखिएगा कि नहीं क्या भरोसा करें
ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं फिर से, नहीं पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बस दो ही चीज बोलूंगा। इस फार्मूला को निकालने के लिए दो ही का इस्तेमाल हुआ है, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स का दूसरा नियम, है कि नहीं। इस दोनों फार्मूला का इस्तेमाल किए, वो निकल गया। क्लियर है? चलो क्लियर है, यही ट्रिक है इस फार्मूला को निकालने का, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, समझे। हाँ चलो बोलो जी, अर्थ का कि मून का, किसका हो जाए। कुछ तो दया धर्म दिखाता है, अर्थ पर रहता है कि नहीं। बताओ ना भला, जिसका खाएगा पिएगा नहीं उसका गुण नहीं गाओगे, हैं? नहीं नहीं पहले पृथ्वी के बारे में ना जानेंगे जी, है कि नहीं, उसके बाद मून के बारे में। चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं, उसको निकालने का कई सारा तरीका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप इधर देखिए, अभी अभी इस फार्मूला के ऊपर बात करते हैं, नोट में जो है वो आप जल्दी से समझ जाइए, बहुत आसान सा बतल के चीजों के बता रहे हैं। अभी अभी हमने G बराबर G इंटू, एक मिनट, m/r², ये पाया है। क्या किया हमने, ये पाया है, यानी कि इस फार्मूला को प्राप्ति की है। जहां पे हमारा ये m क्या है, तो मास ऑफ हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी यानी कि जो हवा में लटका हुआ है, समझे, जैसे पृथ्वी हवा में लटका है कि नहीं, उसका है, समझे। ये हमारा r क्या है, समझे, तो एज ए डिस्टेंस, यानी कि रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है, समझे। और ये G हमारा क्या है, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको G से, स्मॉल g से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही होता है, समझे, ये होती है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वो फार्मूला निकालने के बाद भी आपको नहीं पता चल रहा था, लगा कि फार्मूला है, कुछ पता नहीं चल रहा, एक G क्या है, तो M क्या है, तो ये क्या है, तो सब हमने बता दिया 1 by 1 करके, है कि नहीं समझे। अब जैसे हमने लिखा APPLE से, आपको पता नहीं चला कि ये कोची है कि नहीं, दो P की अच्छी है, नहीं समझे, तो क्या करके बताया कि लेटर है भैया, है कि नहीं। ये सब कुछ चीजें जो है वो होती है, ठीक। अब देखिए, अब कोई नॉर्मल व्यक्ति या फिर नॉर्मल लड़कों को पढ़ाने के लिए ऐसे भी हम बोल सकते हैं जिससे काम चलाया जा सकता है, समझे। चूंकि नोट में है कि नहीं, कि देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आया है, इतना होता है। कैसे आया, तो साइंटिस्टों ने निकाला। कहां से निकाला, तो एक्सपेरिमेंट से निकाला, समझे, ये बोल दिए, ठीक है। तब फिर कोई पूछ रहा है कि चंद्रमा का कितना, तो कहेंगे कि एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ऐसे, एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। तो भैया मून का कितना, तो इसका होगा 1/6 तो जी ऑफ अर्थ। जी ऑफ अर्थ का मतलब समझ रहा है ना, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे? यानी कि जितना अर्थ का है, जितना अर्थ का है उससे 6 गुना कम होगा चंद्रमा का, चंद्रमा का होगा, समझे? आपके पास कोई चीज जितना है उतना मेरे पास कम है कि नहीं? 6 गुना कम है तो उस चीज को 6 से भागा देंगे ना जी, है कि नहीं? जैसे हमने कहा कि चंद्रमा का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 होगा किसका, अर्थ से, पृथ्वी से। यानी कि ये कहना चाहते हैं 9.8 को 6 से भागा दीजिए, जितना आएगा यही इतने ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, समझे? तो भागा दो ना भाई, समझे? तो 1 पॉइंट कितना आता है, इधर देखिए 6 से भागा, अब भाग वो नहीं देवाता तो हमको चिका रहा है, आओ चलो देते हैं 9.8। तो एक बार में लगेगा क्या मरता है, बोलो एक बार में, समझे? तो एक बार में हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ठीक है? घटाओ अब, हाँ 3 हो जाएगा। अभी पॉइंट है तो पॉइंट तो जेबे करेगा, लेकिन बाकी कितना है, 8 है कि नहीं? तो 6 18, 6 6 36, 6 6 ये खत्म हो गया है कि नहीं? ये कितना बचा, 2 बचा, तो 0 बैठाएंगे तो 6 18, यानी कि कितना आया 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आया। और यही सही है। इधर देखो जी, चंद्रमा का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको याद कर लेना हमेशा के लिए, समझ गया ना? चलो ठीक है, ये तो शॉर्ट में हमने आपको बताया, फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ किए, नहीं किए समझे? लेकिन अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है कि नहीं? तो क्वेश्चंस यहाँ पे, तो हमें जो है वो कुछ चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए। इस फार्मूला का आप निकालना चाहते हैं फार्मूला से कि पृथ्वी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। और आप ये भी तो जानना चाहते हैं फार्मूला के माध्यम से कि चंद्रमा का कितना होगा, है कि नहीं? तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो चंद्रमा का जानने के लिए चंद्रमा का मास का पता होना चाहिए और चंद्रमा का रेडियस का पता होना चाहिए। चंद्रमा जैसे गोल ना है जी, तो गोल चीज का रेडियस होता है कि डायमीटर होता है? दोनों होता है नहीं होता? अरे आप कहते हैं रेडियस होता है, डायमीटर कहाँ चल गया जी? कौवा लेके चल गया आधा। अच्छा कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं, ये चले जोड़ते हैं कि नहीं, समझे? तो ऐसे जब भी कोई पूछे तो आप डायमीटर बोलिए, बड़का बोलिए, है कि नहीं? जब बड़का आपके पास रहेगा तो छोटका अपने से आ जाएगा है कि नहीं? तो आपको चंद्रमा का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी चंद्रमा का निकालने के लिए मून का मास पता होना चाहिए और मून का रेडियस पता होना चाहिए। आपको है पता? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए चलिए जानेंगे। और पृथ्वी का निकालने के लिए पृथ्वी का मास का पता होना चाहिए और पृथ्वी का मास के साथ साथ इसका रेडियस का भी पता होना चाहिए, जो कि दोनों लापता है है कि नहीं? तो कैसे निकलेगा? ना निकलेगा, पता रहेगा तो ना, है कि नहीं? तो देखिए बहुत आसान है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है तो इसका मास होता है 6 × 10⁻24 kg, ये है मास। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। इसका जो रेडियस होता है वो 6.3 × 10⁻6 मीटर, 7 इतना ही ना? चलो ठीक है, ये मतलब कि होती है, ठीक है। तो 6.3 × 10⁻6 मीटर होता है। याद रखें ये दोनों चीजों को, इसको निकालने का तरीका ना साइंटिस्टों ने कह दिया किसी तरीके से,
ठीक है, अभी ना पूछ देना कि कैसे पता लगा लिया अपने आप को समझते हैं कैसे, हम को इसलिए समझेंगे नहीं समझे, हम भी याद कर लिए तो आपको भी याद नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जितना उलझे उतना डूबते चल जाए, है कि नहीं, फिर याद कुछ नहीं रहता, फिर कौन काम का कोई फायदा नहीं, है कि नहीं। तो इसको जो है वो आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी का मास कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 kg, यही सही मास है एकदम, समझे, इतना ही वजन होता है। ठीक है, क्लियर है। कैसे पता लगाया, तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशनल लॉ है ना, उसी फॉर्मूलाज का, उसी रिलेशन का इस्तेमाल करके उन्होंने पता लगाया। और कार्बन बॉडी से भी पता लगाया जाता है, समझे, किसी चीज का मास, माने कि पृथ्वी का एक हिस्सा, मतलब कि कहीं से मिट्टी उठा लगा उड़ाना, है कि नहीं, जंगल ये सब जाने से, और उससे मतलब कि एक अनुमान और अंदाजा लगाता है। क्लियर, ठीक है। तो 2 तरीका हमने बताया, और रेडियस इतना होता है। ठीक है, समझ गए। अब आया चांद की बारी, किसकी बारी इससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे तो ना चलेगा, है कि नहीं। आइए इसको थोड़ा सा इसी के बगल में ही बना देते, नहीं अब चूंकि घूमे करता तो हम कैसे करें, है कि नहीं। तो इसका मास कितना होता है जी, और इसका रेडियस कितना होता है, बोलिए। नहीं बोलते हैं। 6.7 × 10⁻22 kg होता है, बड़ी जल्दी भुला जाते हो। और इसका रेडियस कितना होता है, 1740 किलोमीटर होता है इसका रेडियस, समझे। 1740 किलोमीटर चांद का रेडियस है। और मून का वजन कितना है भाई, मास कितना है, तो 6.7 × 10⁻22 kg। मास आपसे कोई पूछे, समझे, तो इतना ही होता है। क्लियर है, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मून का मास, मून का रेडियस याद रखिए, और पृथ्वी का मास, पृथ्वी का रेडियस याद रखिए। इतना याद है तो फार्मूला का इस्तेमाल करने का समय आ गया, लेकिन टाइम नहीं है, इसीलिए तो जो कुछ ही पढ़ा है इन सभी चीजों का ख्याल में रखिए, है कि नहीं, समझे। यहां तक में किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, ठीक है। तो love you all, see you soon, take care, see you soon in the next class, have a nice day, take care, bye.